हेलो स्टूडेंट, अल्फा मैथ्स क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लेक्चर 7 तक अपन ने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के कंप्लीट किए हैं और उसके अंदर जो लास्ट लेक्चर था उसमें अपन ने पढ़ा था कि विश्लेषित फलन क्या होता है और अपन ने ये पढ़ा था कि विचित्र बिंदु क्या होते हैं। ठीक है, आज अपन बात करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट दे रखा आपका और रिजल्ट ये थ्योरम कहते हैं कि फलन एफ जेड इक्वल टू दे रखा है यू एक्स वाई प्लस आइटा वी एक्स वाई किसी प्रांत डी में विश्लेषित होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध है कि उस प्रांत में u तथा v को रीमान समीकरण को संतुष्ट करते हैं। मतलब अगर कोई एफ जेड फंक्शन है इस टाइप से u एक्स वाई प्लस आइटा v एक्स वाई, अगर ये प्रांत डी में विश्लेषित होगा तो विश्लेषित होने के लिए हमेशा उसको रीमान समीकरण को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। तो दे रखा द नेसेसरी कंडीशन दैट ए फंक्शन एफ जेड इक्वल टू u एक्स वाई प्लस आइटा v एक्स वाई be analytic in domain D is that in D u and v satisfy the Cauchy-Riemann equation। और जो Cauchy-Riemann equation होती है वो आपकी क्या होती है, del u upon del x इक्वल टू क्या होता है, del v upon del y, और दूसरी क्या होती है del u upon del y इक्वल टू माइनस का del v upon del x। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो इसका मतलब वो Cauchy-Riemann equation को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखो आपके पास u और v है तो u और v से या तो आप del u upon del x या del u upon del y और इसी टाइप से del v upon del x और del v upon del y निकाल सकते हो। तो देखो इससे थ्योरम के रिजल्ट को प्रूफ करते हैं। देखो प्रूफ की अगर अपन बात करें तो अगर इसको सिद्ध करें तो देखो माना जो अपने को दे रखा है वो क्या दे रखा है, जो एफ जेड है प्रांत डी में क्या विश्लेषित फलन है, तो यहाँ से लिख सकते हैं माना एफ जेड प्रांत डी में विश्लेषित फलन है, प्रांत डी में विश्लेषित फलन है। जो इसकी लास्ट क्लास हुई थी उसमें आपको बताया था कि विश्लेषित फलन क्या होते हैं, मतलब विश्लेषित फलन क्या होता है इसके बारे में डिस्कशन किया था। तो कोई भी फंक्शन एफ जेड प्रांत डी में विश्लेषित फलन कहलाता है यदि वह प्रांत डी में क्या हो, अवकलनीय और साथ में क्या हो, परिभाषित हो। ठीक है, फिर अपन ने एक दूसरी कंडीशन और बात की थी इस टाइप से। ठीक है, अब देखो यहाँ से अगर प्रांत डी में क्या विश्लेषित फलन है तो वो साथ में क्या होगा, अवकलनीय होगा। तो इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ से साथ में लिख लो लेट एफ जेड बी एन एनालिटिक फंक्शन इन डोमेन डी। ये अपने डोमेन डी में क्या है, एनालिटिक फंक्शन है, मतलब गिवन है ये अपने पास। तो अगर ये एनालिटिक है, विश्लेषित है, तो यहां से अपन क्या लिख सकते हैं, इंप्लाइज एफ जेड प्रांत डी में अवकलनीय होगा। तो एफ जेड प्रांत डी में अवकलनीय होगा, तो इंप्लाइज क्या लिख सकते हैं, एफ जेड बी डिफरेंशिएबल, एफ जेड बी डिफरेंशिएबल इन डोमेन डी। ये अपने डोमेन डी में क्या होगा, अवकलनीय होगा, डिफरेंशिएबल होगा। अब अगर अवकलनीय होगा तो अवकलनीयता की परिभाषा से अपन क्या लिख सकते हैं, वो देखो बाय डेफिनेशन। तो बाय डेफिनेशन अगर अपन बात करें तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं कि जो एफ एस जेड है उसकी वैल्यू आपके पास क्या मिलेगी, आपको फाइनाइट मिलेगी और साथ में क्या मिलेगी, यूनिट। तो यहाँ से लिख सकते हैं लिमिट डेल जेड टेंड्स टू 0 एफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ जेड अपॉन डेल। इसकी जो वैल्यू मिलेगी वो क्या होगा, परिमित है, अद्वितीय रूप से विद्यमान होगा, परिमित है, अद्वितीय रूप से विद्यमान होगा, अद्वितीय रूप से विद्यमान होगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो आपको मिलेगी वो क्या मिलेगी, यूनिक एंड फाइनाइट। तो ये वैल्यू अपन काम में लेकर इस थ्योरम के रिजल्ट को लेके आएंगे कि del u upon del x इक्वल टू क्या होता है, del u upon del y, और del u upon del y इक्वल टू क्या होता है, माइनस का del u upon del x। जो गिवन था वो हमने मान लिया, अब अपन इस रिजल्ट को प्रूफ करेंगे। तो देखो एफ जेड इक्वल टू दे रखा है u x y प्लस आइटा v x y। तो अगर z प्लस del z कर दो तो जहाँ पे भी x और y है वहाँ पे x के साथ में तो आ जाएगा x प्लस del x और y के साथ में क्या आ जाएगा, y प्लस del y। तो देखो यहाँ से इस रिजल्ट को लिख सकते हैं अपन f डैश z इक्वल टू लिमिट del z टेंड्स टू 0। यहाँ से देखो आपका क्या आ जाएगा, एफ के अंदर देखो z प्लस डेल z अपने को ऑपरेट कराना है। तो एफ जेड किसके इक्वल है, u x y प्लस आइटा v x y। तो यहाँ से डायरेक्ट लिख दो आप u x प्लस डेल x। ठीक है, फिर y के साथ में क्या आ जाएगा, y प्लस डेल y। फिर आपका क्या आइटा और v के साथ में भी यही टर्म आ जाएगा, तो v x प्लस डेल x और साथ में क्या आ जाएगा आपका y प्लस डेल y। फिर आपका क्या माइनस एफ जेड इक्वल टू आपको दे रखा है, एफ जेड इक्वल टू क्या माइनस का है u x y, क्योंकि माइनस का साइन पहले से।
फिर ये टर्म भी जब आपके नेगेटिव तो माइनस का वी एक्स वाई अपॉन में क्या है, देखो यहाँ से अपॉन में क्या है डेल जेड, तो डेल जेड को अपन क्या लिख सकते हैं, देखो जेड इक्वल टू क्या होता है आपका एक्स प्लस डेल वाई, तो यहाँ से एक्स प्लस डेल वाई को अगर डेल जेड में चेंज करें तो वहां से क्या आ जाएगा आपके पास डेल एक्स प्लस आएगा डेल वाई, और इसकी वैल्यू भी अपने को क्या मिलेगी फाइनाइट और क्या मिलेगी लिमिट। ठीक है, अब इस टर्म को अपन आगे सोल्व करेंगे जो भी नेक्स्ट स्लाइड है उसमें, और इसकी वैल्यू निकालेंगे। अब देखो स्टूडेंट अपन इस इक्वेशन को आगे सोल्व कर रहे हैं, देखो यहाँ तक आपके पास रिजल्ट आ गए, तो जो f डैश z की वैल्यू है वो इस टाइप से आएगी, और ये जो वैल्यू है वो परिमित तथा क्या होगी ऐड लिखते हुए। अब देखो इसको सोल्व करेंगे तो जो आपकी f डैश z की वैल्यू अपने को मिलेगी वो इस टाइप से मिलेगी, लिमिट डेल z टेंड्स टू 0। अब देखो इसके अंदर एक वास्तविक भाग है, एक काल्पनिक, एक वास्तविक, एक काल्पनिक, तो जो भी वास्तविक भागों को अपन अलग करते हैं, तो यहाँ से ux प्लस डेल x, साथ में आपका क्या है y प्लस डेल y, और वहां से क्या आ जाएगा माइनस का ux y, प्लस इन दोनों में से अपन ने आइटम कॉमन ले लिए, तो यहाँ से क्या बचेगा देखो vx प्लस डेल x y प्लस डेल y, और साथ में आपका क्या बचेगा यहाँ से देखो माइनस का vx डिवाइड बाई डेल x प्लस आइटा डेल y, इसकी जो वैल्यू है वो अपने क्या मिलेगी फाइनाइट होगी, तो इसकी जो वैल्यू है वो मिलेगी अपने को फाइनाइट यूनिक या परिमित तथा एलिमिट, और इसको इक्वेशन नंबर अपन ने क्या मान लिया फर्स्ट मान। अब देखो इसको सोल्व करने के लिए अपने को डेल u अपॉन डेल x से डेल u अपॉन डेल y इस फॉर्म में चेंज करना है, तो अपन वही पाथ मानेंगे, मतलब अपन क्या मानेंगे इसका पथ मानेंगे, जब x अक्ष के अनुदिश हो, जब y अक्ष के अनुदिश हो, तब अपने पास क्या क्या रिजल्ट आते हैं उनकी बात करते हैं। तो देखो केस फर्स्ट, जो आपकी स्थिति पहली है वो क्या कहेगी, देखो जब डेल z टेंड्स टू 0, जब डेल z शून्य की ओर अग्रसर, किसके अनुदिश हो, y अक्ष के अनुदिश हो, y अक्ष के या x अक्ष के अनुदिश ले लो, चलो मेरे कोई बात नहीं, x अक्ष के अनुदिश हो, when del z tends to 0 along to y axis, y x मानेंगे, चलो x मानेंगे, ठीक है x एक्सिस। अब देखो अगर x एक्सिस के अलोंग लेंगे तो यहाँ से जो डेल y उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी, तो इक्वेशन नंबर 5 में जहाँ पे भी आपके पास डेल y की टर्म है वहाँ पे अपन क्या पुट कर देंगे 0 पुट कर देंगे, तो देखो यहाँ से आपके पास क्या बनेगा f डैश z इक्वल टू लिमिट, यहाँ से तो क्या आ जाएगा डेल x टेंड्स टू 0। अब देखो जहाँ पे भी डेल y की टर्म मिल रही है वहाँ पे क्या पुट कर दो आप 0, तो देखो डेल y की टर्म जहाँ पे मिल रही है वहाँ पे अपन क्या पुट करेंगे, देखो 0 पुट करेंगे, तब देखो यहाँ से u x प्लस डेल x तो एलिमेंट, ये आपका कितना होगा भाई डेल y की वैल्यू 0 माइनस u x y, फिर आगे आ जाएगा प्लस का आइटा, ये आपकी टर्म आ जाएगी x प्लस डेल x, और y प्लस डेल y कितना हो गया आपका 0 माइनस क्या हो गया आपका vx y, ठीक है। अब देखो नीचे क्या बचेगा, जो डेल y है वो तो 0 हो जाएगा, तो केवल और केवल क्या बचेगा आपके पास डेल x बचेगा, तो ये जो डेल x है वो मैं दोनों साइड डिवाइड कर लूं, तो यहाँ से डेल x को जो है वो डिवाइड कर दिया दोनों साइड, और जो लिमिट है वो दोनों के ऊपर आपकी ऑपरेट हो जाएगी, ठीक है। अब देखो अगर इसके ऊपर लिमिट लगाए तो ये क्या है ux प्लस डेल xy, और साथ में क्या आपका माइनस का uxy, और ये टर्म जो आपकी वो क्या है vx प्लस डेल xy, और साथ में क्या है माइनस का vxy, और अपॉन में क्या है आपके पास डेल x है, तो इस पूरी टर्म को अगर अपन लिखना चाहिए डेल u अपॉन डेल x या डेल u अपॉन डेल y, तो इस पूरी टर्म को अपन क्या लिख सकते हैं डेल u अपॉन डेल x, तो यहाँ से जो f डैश z है उसकी वैल्यू आ जाएगी डेल u अपॉन डेल x, साथ में क्या चल रहा है आपके पास आएगा, तो आएगा डेल v अपॉन डेल x, इक्वेशन नंबर क्या आ गया आपकी सेकंड है। अब इसी टाइप से अगर केस सेकंड की बात करेंगे तो देखो केस सेकंड, तो जो केस सेकंड बनेगा आपके पास वो क्या बनेगा, देखो जब डेल z टेंड्स टू 0, मतलब डेल z शून्य की ओर अग्रसर y अक्ष के अनुदिश हो, किसके अनुदिश हो y अक्ष के अनुदिश हो, अगर y अक्ष के अनुदिश होगा तो जो आपकी डेल x है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी, when del z tends to 0 along to y axis। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आ जाओ वापस, तो f डैश z इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा लिमिट डेल y टेंड्स टू 0। अब देखो जहां पे भी आपके पास क्या है डेल x है वो तो क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा, तो ये 0 ये 0, तो आपके पास जो भी बचेगा वो 0,
तो यहाँ से आपके पास बचेगा देखो u अक्ष, फिर बचेगा आपके पास y प्लस डेल माइनस u अक्ष y, और अपन वही एक टर्म बचेगी आपके पास आयटा डेल y। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ आयटा डेल y, इसको इस साइड डिवाइड कर देंगे, फिर आगे भी लिमिट ऑपरेट होगी। तो यहाँ से अपन लिमिट अगर डायरेक्ट लगाते हैं तो लिमिट डेल y टेंड्स टू 0, ठीक है। फिर देखो ये क्या है u अक्ष प्लस डेल x तो कितना हो गया आपका 0 पे, तो यहाँ से आगे v अक्ष और साथ में इसके क्या चल रहा है आयटा चल रहा है। फिर देखो डेल x क्या हो गया 0 पे, और आगे टर्म आ गई y प्लस डेल y माइनस v अक्ष y, और अपॉन में आपके पास टर्म आ जाएगी आयटा इनटू डेल y, इस आयटा से ये आयटा कैंसिल हो। अब देखो यहाँ से आपके पास जो बचेगा वो f डैश z इक्वल क्या बचेगा, देखो इस पूरे को अपन क्या लिख सकते हैं डेल अपॉन डेल y, लेकिन 1 अपॉन आयटा है, और 1 अपॉन आयटा तो अपन क्या लिख सकते हैं माइनस का आयटा। तो यहाँ से इसकी जो वैल्यू आएगी वो आपकी आएगी माइनस का आयटा डेल u अपॉन डेल y, क्या आएगी देखो माइनस का आयटा डेल u अपॉन डेल y, क्योंकि 1 अपॉन आयटा क्या होता है आपका माइनस का आयटा, और ये आपका क्या जाएगा डेल v अपॉन डेल y। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं प्लस का डेल v अपॉन डेल y। इक्वेशन नंबर आपकी क्या आएगी थर्ड है। अब देखो इक्वेशन सेकंड और थर्ड की जो वैल्यू है वो अपने को यूनिक मिलेगी, फाइनाइट मिलेगी, क्योंकि देखो जो f डैश z है वो क्या है पहले से अपने को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में दे रखा है, इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी परिमित तथा अद्वितीय आएगी। अगर इसकी वैल्यू फाइनाइट और यूनिक होगी तो जो इक्वेशन सेकंड और थर्ड की वैल्यू वो दोनों क्या होगी सेम होगी, और फिर अपन रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करके क्या निकाल सकते हैं कॉची रीमान इक्वेशन निकाल सकते हैं। अब देखो स्टूडेंट अपने पास इक्वेशन सेकंड और थर्ड इस टाइप से आती है। अब देखो अपने को ये दे रखा है कि जो f z है वो खुद क्या है विश्लेषिक फलन है, खुद विश्लेषिक फलन है तो क्या होगा अवकलनीय होगा, और अवकलनीय होगा तो जो f डैश z की वैल्यू है वो अपने पास क्या आएगी फाइनाइट तथा क्या आएगी अद्वितीय आएगी, यूनिक आएगी। तो अपन ये लिख सकते हैं इंप्लाइड f डैश z का मान अद्वितीय है, f डैश z इज यूनिक, जो f डैश z है वो आपका क्या है यूनिक है, और अगर यूनिक है तो इन दोनों की वैल्यू अपन क्या लिख सकते हैं इक्वल लिख सकते हैं, मतलब ये दोनों जो वैल्यू है वो आपकी क्या आएगी सेम आएगी। तो देखो समीकरण 2 व 3 से वास्तविक तथा काल्पनिक भागों की वास्तविक तथा काल्पनिक भागों की तुलना करना, भागों की तुलना करना। तो वास्तविक तथा काल्पनिक भागों की तुलना करेंगे, मतलब रियल और इमेजिनरी पार्ट को अपन क्या करेंगे कंपेयर करेंगे। सबसे पहले तो सेकंड और थर्ड को इक्वल लिखो, तो सेकंड और थर्ड को इक्वल लिखेंगे तो डेल u अपॉन डेल x प्लस आयटा डेल v अपॉन डेल x इक्वल टू माइनस का आयटा डेल u अपॉन डेल y प्लस सॉरी डेल v है डेल u डेल u अपॉन डेल y प्लस डेल v अपॉन डेल y। अब देखो दोनों साइड से रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करो, तो इधर तो रियल पार्ट ये इधर ही, तो आपके पास क्या आ जाएगा देखो डेल u अपॉन डेल x इक्वल टू क्या आ जाएगा डेल v अपॉन डेल, इसको इक्वेशन नंबर 4 नाम लो 4, और इमेजिनरी को कंपेयर करेंगे काल्पनिक भागों को, तो क्या आ जाएगा आपके पास डेल v अपॉन डेल x इक्वल टू माइनस का डेल u अपॉन डेल y। तो ये इक्वेशन नंबर 5 है। तो समीकरण 4 और 5 जो है वो आपकी क्या है कॉची रीमान समीकरण है। तो समीकरण 4 तथा 5 कॉची रीमान समीकरण, कॉची रीमान समीकरण है। अब जो इंग्लिश मीडियम वाले उसको साथ साथ में समझ में आ रहा है। अब एक एक लाइन छोटी छोटी लाइन है। अब देखो ये क्या वास्तविक का मतलब क्या होता है रियल पार्ट होता है, काल्पनिक भाग का मतलब क्या होता है इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो यहाँ से जो इक्वेशन 4 और 5 है वही आपकी क्या है कॉची रीमान इक्वेशन है, जो कि विश्लेषिक फलन का के मतलब विश्लेषिक फलन होने के लिए क्या आपकी आवश्यक प्रतिबंध है, जो कि किसी फलन के विश्लेषिक होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध है, होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध है, विच इज नेसेसरी कंडीशन। ये क्या एक नेसेसरी कंडीशन है फॉर ए फंक्शन टू बी एन एनालिटिक, मतलब किसी भी फंक्शन को अगर विश्लेषिक होना है तो उस मतलब विश्लेषिक होता है तो अगर अपन कॉची रीमान समीकरण को अगर संतुष्ट करवा देंगे तो वो क्या हो जाएगा विश्लेषिक हो जाएगा। लेकिन अपन ये नहीं कह सकते कि कोई भी फंक्शन अगर कॉची रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो जरूरी नहीं है कि वो विश्लेषिक हो या नहीं हो, तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये दोनों साइड से कंडीशन ट्रू नहीं है।
मतलब केवल और केवल क्या आवश्यक प्रतिबंध है, पर्याप्त प्रतिबंध नहीं है। मतलब एफ जेड अगर विश्लेषिक है तो वो हमेशा कॉची-रीमान समीकरण को संतुष्ट करेगा, लेकिन अगर कोई फंक्शन कॉची-रीमान समीकरण को अगर संतुष्ट करता है तो वो जरूरी नहीं है कि वो हमेशा क्या हो, विश्लेषिक फलन हो। ठीक है, तो ये आपकी इंपॉर्टेंट थ्योरम थी, काफी बार राजस्थान यूनिवर्सिटी और शेखावटी यूनिवर्सिटी में पूछी हुई है। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आपकी लगभग यूनिट में जो भी डेरिवेशन थे लगभग कंप्लीट होने थे। अब आपकी जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो अपन करेंगे आगे की जो भी क्लास होगी धीरे धीरे। ठीक है, थैंक यू।